वेलकम्स टू ऑल इन खान्स अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चाहे कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो नर्सिंग का हो या नॉन नर्सिंग का हो, किसी भी फील्ड का एग्जाम हो, ये अपने आप में जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है क्या? ब्लड। उस टॉपिक का नाम है क्या? ब्लड। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? ब्लड के बारे में। और जब ब्लड की बात होती है तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। और अगर हम बात करें कि अगर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो टोटल कितने परसेंट फ्लूइड से मिलकर के बनी हुई है, तो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 60% तो क्या है? फ्लूइड ही है। क्लियर है? और ये जो 60% फ्लूइड होता है, इसके अंदर आपको मेनली दो टाइप से फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एक तो जो होता है हमारा सेल्स के अंदर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्यूलर सेल्यूलर फ्लूइड। और दूसरा होता है जो कहां होता है? सेल के बाहर होता है। सेल के बाहर यानी कि आप बोल सकते हैं इसे सेल के बाहर बोले तो हम बोल सकते हैं क्या? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्लियर है? और जो ये 60% फ्लूइड है, अब इस 60 को हम लोग मान लें कि अगर 60% फ्लूइड है तो टोटल 60% फ्लूइड का कितना परसेंट इंट्रासेल्यूलर है और कितना परसेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर है? तो आपका अप्रोक्स 70% फ्लूइड कहाँ है? आपका इंट्रासेल्यूलर है। और 30% फ्लूइड कहाँ है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। क्लियर है? और जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल, इसके अंदर पोटेशियम क्या होता है? मोर होता है। यहाँ पे पोटेशियम क्या होता है? मोर होता है। और जो आउटसाइड द सेल होता है, इसके अंदर सोडियम क्या होता है? मोर होता है। क्लियर है? ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, यानी जो सेल के बाहर फ्लूइड है, वो तीन जगह पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सबसे पहली जगह कि आपका जो ये फ्लूइड है वो दो सेल्स के बीच के स्पेस में, यानी कि मान लो ये जो बीच में स्पेस बच रहा है ना, इस स्पेस में क्या हो? वो फ्लूइड प्रेजेंट हो। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये अप्रोक्स कितना होता है? 30% में से भी 22% फ्लूइड कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही होता है। फिर होता है कुछ ऐसा फ्लूइड जो कहां बह रहा होता है? हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? इंट्रा वेस्कुलर फ्लूइड। इंट्रा वेस्कुलर फ्लूइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। यानी कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। उसके अलावा होता है कुछ हमारे, अगर हम बोलते हैं ये अप्रोक्स कितना? 8%, या आप बोल सकते हैं 6 से 8%। आप इसके अंदर मान लीजिए, यहाँ पे अगर हम इसके परसेंटेज के हिसाब से बोले तो हम बोल सकते हैं 6% के आसपास आपको क्या देखने को मिलता है? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, या जिसे हम बोल सकते हैं क्या? ब्लड। जिसे हम सिंपल भाषा में अगर हम बोलूं, आम भाषा में तो बोल सकते हैं क्या? ब्लड है, जो कि क्या है? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है मेनली। उसके अलावा जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो होते हैं क्या? अदर फ्लूइड। अदर फ्लूइड जस्ट लाइक, जिसको आप बोल सकते हैं क्या? हॉर्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, या आपकी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है, या प्लूरल फ्लूइड है, ये सारे फ्लूइड, ये अप्रोक्स कितने परसेंट होते हैं? 2% के आसपास होते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब हमारे पास मेन हमारा टॉपिक आ गया है क्या? ब्लड। यानी कि ब्लड हमारा क्या है? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है, जो कि प्रॉपर पूरे बॉडी के फ्लूइड का क्या होता है? हम बोल सकते हैं क्या? अप्रोक्स 6% होता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ब्लड के अंदर। अगर हम बात करते हैं किसकी? ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। हम बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। जब हम कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखने को मिलती है कि कंपोजिशन में क्या क्या चीजें हैं। तो जो आपका ब्लड होता है वो मेनली किससे बना होता है? ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा से। हम बोल सकते हैं क्या? ब्लड सेल्स या फिर और प्लाज्मा से। जो सेल्स होती है वो अप्रोक्स कितनी परसेंट होती है? 45% पोर्शन होता है सेल्स का, और 55% पार्ट होता है किसका? आपके प्लाज्मा का। तो अब अगर हम बात करें कि अगर हम इसको बोले कि किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप ब्लड में से सेल्स को निकाल दें, अगर आप ब्लड में से किसको हटा दें? सेल्स को हटा दें, तो जो बचा हुआ फ्लूइड है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? कि वो
प्लाज्मा है। क्लियर है। अब देखिए इस प्लाज्मा में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, है ना। अब इसमें से अगर उस क्लोटिंग फैक्टर, या आप बोल सकते हैं कि हम लोग किसको घटा दें, फिब्रिनोजन को, फिब्रिनोजन को, यानी कि इस प्लाज्मा में से अगर हम फिब्रिनोजन हटा दें तो जो बचा हुआ फ्लूइड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। अगर जैसे मैं आपको इमेज दिखाना चाहूं तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये देखिए इमेज बेस पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से इसको रिलेट करके। ये देखिए हमने बोला ये हमारा प्लाज्मा हो गया कितना परसेंट, ये हमारा प्लाज्मा हो गया 55%, और जो बचा है वो सारी की सारी सेल्स हैं 45%, 4% जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट है, और 41% हमारी क्या है, आरबीसीज है। इज दैट क्लियर। तो अब इस प्लाज्मा में से भी हमने क्या घटा दिया, फिब्रिनोजन घटा दिया, जो बचा हुआ फ्लूइड हुआ उसको हम बोलते हैं क्या, सीरम। क्लियर है। तो ये होता है जनरली हमारा क्या, ब्लड का कंपोजिशन। अब देखिए एक एक करके हम एक एक पार्ट की तरफ जाएंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। अब अगर हम बात करें प्लाज्मा, प्लाज्मा आपको पता लग गया, ब्लड में से सेल्स हटा दो बचेगा क्या, प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन होता है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो प्लाज्मा में सबसे पहले तो आपको देखने को मिलती है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्या देखने को मिलती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। और जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो तीन टाइप की होती हैं आप लोगों की। एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एल्बुमिन, जो कि आपके बॉडी के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ये अप्रोक्स 54 से 55% के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी टोटल एल्बुमिन की। फिर होती है क्या हमारी ग्लोब्यूलिन, फिर होती है हमारी ग्लोब्यूलिन जो कि 38% होती है टोटल प्रोटीन की। फिर होती है हमारी क्या, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन जो कि क्लोटिंग में काम आती है। ये अप्रोक्स होती है कितनी, 7%। ये अप्रोक्स होती है कितनी, 7%। और कुछ एक का आधा 2% रह गया तो हम उसे बोल सकते हैं क्या, अदर प्रोटीन। क्लियर है। तो ये होता है क्या, प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद होते हैं कुछ इसके अंदर अदर सोल्यूट, अदर सोल्यूट। और ये अदर सोल्यूट कौन कौन से यहाँ पे आ सकते हैं, इसके अंदर कौन कंसिडर किए जाते हैं, गैसेस कंसिडर की जा सकती है। इसमें न्यूट्रिएंट आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारी चीजें। उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट, अमोनिया, यूरिया, ये सब चीजें। उसके अलावा हॉर्मोन्स, इन सबको कंसिडर किया जाता है किसके अंदर, आपके अदर सोल्यूट के अंदर। और बाकी बचा फिर इसमें कुछ कंपोजिशन क्या होता है, वो होता है क्या, वाटर। आप अगर बोले कि वाटर कितना होता है इसके अंदर भी, तो हम बोल सकते हैं अप्रोक्स अप्रोक्स इसमें भी 91% तो क्या होता है, वाटर ही होता है। अदर सोल्यूट बोल सकते हो 2% के आसपास होता है। और जो प्रोटीन होता है वो अप्रोक्स कितना होता है, 7% कंपोजिशन बनाता है किसका, प्लाज्मा का। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब इनके क्या होते हैं, अमाउंट्स भी होते हैं, पर इनके अमाउंट्स में इतना लोड नहीं लेना। मैं आप लोगों को एक जब ग्रुप के अंदर मैं इमेजेस भेजूंगा तो उसमें आप लोगों को इमेज भेज दूंगा जिसमें एम्स के सारे वैल्यूज दे रखी है ना, जो एम्स की रिपोर्ट्स की वैल्यूज है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप उसी को कंसीडर कर लें तो आपका आंसर ज्यादा करेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन के अंदर, ब्लड के कंपोजिशन में। ये हमने बात कर ली प्लाज्मा के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं ब्लड सेल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में। अब ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो इमेज देखिएगा एक, ये देखिए, ये हमारा क्या, ब्लड सेल्स। ये हमारे बॉडी के अंदर टोटल ब्लड सेल्स, तीन टाइप की ब्लड सेल्स देखने को मिलती हैं आप लोगों को, है ना। सबसे पहला टाइप होता है ये इरिथ्रोसाइट। सबसे पहला टाइप क्या होता है आपका, इरिथ्रोसाइट, है ना, फर्स्ट टाइप, जिसे हम बोलते हैं क्या, आरबीसीबी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, आरबीसीबी। फिर आपके जो ये हैं तीसरे टाइप की एक सेल होती है, एक टाइप की सेल क्या होती है, ये प्लेटलेट्स। और बाकी बची जितनी भी हैं यहां से लेके यहां तक, ये सारी की सारी आपकी कहां देखने को मिलती हैं, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। तो ये क्या होता है, हमारे ब्लड का कंपोजिशन होता है। अगर मैं इनको ऐसे लिखना चाहूं तो
आप बोल सकते हैं, देखिएगा जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर है? तो आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है, ये डब्ल्यूबीसी अगेन दो टाइप की होती है, ये डब्ल्यूबीसी अगेन दो टाइप की होती है। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है इसमें आपकी मेनली आती है कौन कौन सी, जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है इसमें आप लोगों की देखने को मिलती है, आप लोगों को ये वाली देखिए, जहां पे ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, बेसोफिल्स में ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रही है, देखो डॉट 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 डॉट, यानी कि ये ग्रेन्युलोसाइट है। यहाँ पे भी डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इयोसिनोफिल भी क्या है, ग्रेन्युलोसाइट है। यहाँ पे भी डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये भी क्या है, आपकी ग्रेन्युलोसाइट है। लिम्फोसाइट में कहीं ग्रेन्यूल है, नहीं है, यानी कि ये एग्रेन्युलोसाइट है। मोनोसाइट में कहीं पे ग्रेन्यूल है, नहीं है, यानी कि ये भी एक तरह से क्या है, एग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट में आपकी इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड आपकी न्यूट्रोफिल, आपकी न्यूट्रोफिल। एग्रेन्युलोसाइट में आपकी दो सेल्स, मोनोसाइट एंड मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। एंड आपकी लिम्फोसाइट फिर से दो पार्ट में डिवाइड होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इज दैट क्लियर? ये होती है हमारी क्या टोटल सेल्स ब्लड के अंदर जो आपको देखने को मिल सकती है, मेन मेन टाइप्स की जो आपको सेल्स देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है? चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन सब में कौन सी डब्ल्यूबीसी मैक्सिमम होती है। तो आपकी जो न्यूट्रोफिल होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और इसे फर्स्ट लाइन डिफेंस भी बोलते हैं। सबसे पहले आती है ये फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलते हैं इसे, आगे और डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो ये होता है क्या यहाँ पे इसका पूरा क्लासिफिकेशन ब्लड सेल्स का। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है आरबीसी। नेक्स्ट टॉपिक है आरबीसी, और आरबीसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए काफी बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर के जाएंगे और थोड़ा इमेज बेस से हम लोग सीखेंगे। इरिथ्रोसाइट्स की अगर हम बात करें, ये देखिए ये प्री रिटन है, तो इनको हम जस्ट पढ़ लेंगे इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। ये देखिए, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। चलिए हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ बोला गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड एंड साइट्स का मतलब होता है सेल्स, यानी कि रेड सेल्स। क्लियर है? उसके बाद देखिए कि ये होती कैसी है, सर्कुलर होती है, हम बोलते हैं क्या बाई कॉन्केव होती है, या हम इसे बोलते हैं क्या डिस्क शेप होती है। कैसी होती है, डिस्क शेप होती है। उसके अलावा ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, एक्सेप्ट कैमल। कैमल की आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसी वजह से नॉन न्यूक्लिएटेड होने की वजह से ये क्या नहीं करती, डिवाइड नहीं करती। आरबीसी आपकी डिवाइड नहीं करती है, इनमें सेल डिवीजन नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से 120 दिन के बाद ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, अब अगर इसके हम डायमेंशंस की बात करें, इसका जो डायमेंशन है, डायामीटर 7 माइक्रोमीटर देखने को मिलता है, थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर, यानी कि अगर जैसे ये क्या है, एक आरबीसी है। ठीक है, तो इसका जो आपका डायामीटर है, ये जो है डायामीटर है वो तो कितना है, 7 माइक्रोन है, और जो थिकनेस है ये वाली, ये क्या है, 2.5 माइक्रोन है। उसके अलावा आरबीसी काउंट की अगर हम बात करें तो टोटल आरबीसी काउंट होती है 1.5 से 5.8 मिलियन पर mm³ एंड इन फीमेल्स ये कितनी है, 4.3 से 5.2 मिलियन mm³। अब हम बात करते हैं इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है, इरिथ्रोपोइटिन, ये यहाँ पे लीवर में नहीं, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ पे, किडनी में। ठीक है, और ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
आप बोल सकते हैं इरिथ्रोपोइसिस के लिए। और अब इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो फीटस के अंदर तो ये कहाँ होती है, लीवर और स्प्लीन के अंदर, लेकिन एडल्ट्स में ये कहाँ होती है, रेड बोन मेरो के अंदर। और इसका लाइफ स्पान कितना होता है, आप बोल सकते हैं 120 डेज। मैंने आगे भी आप लोगों को ये चीज बताई है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्या करनी है, इसके बारे में देखनी है ना। और क्या चीजें हैं कि क्वेश्चन आता है कि ये आरबीसी का रेड कलर के पीछे कौन है, इसका इसकी वजह कौन है, आरबीसी रेड कलर की क्यों होती है, ब्लू क्यों नहीं है? तो इसका पीछे रीजन है क्या, इसका पोरफायरिन पिगमेंट, पोरफायरिन पिगमेंट। आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है आपका, पोरफायरिन पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या दिखाई देती है, ये रेड कलर की दिखाई देती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें एक आरबीसी के वॉल्यूम की, अगर हम बात करें एक आरबीसी के अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना देखने को मिलता है, 19 माइक्रोमीटर आपको इसका क्या देखने को मिलता है, वॉल्यूम देखने को मिलता है। सरफेस की अगर हम बात करें तो आपको सरफेस देखने को मिलता है 120 स्क्वायर माइक्रोमीटर। क्लियर है? तो ये क्या है, कुछ डायमेंशन से कॉमन सी बातें हैं, थोड़ी आपको ये क्या करनी है, याद में रखनी है। इसके बाद इसमें एक टर्म आती है, आरबीसी के अंदर ही एक डायग्नोसिस टेस्ट होता है, या एक आप बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन होता है, हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट, ये हिमेटोक्रिट क्या होता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीवी भी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो ये जनरली होता क्या है, पीसीवी परसेंटेज होता है टोटल ब्लड, टोटल आरबीसी का वॉल्यूम। हम बोल सकते हैं क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी वॉल्यूम, आरबीसी वॉल्यूम इन टोटल ब्लड, टोटल ब्लड के अंदर आरबीसी का परसेंटेज वैल्यू। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर मैंने बोला कि किसी पर्सन का 80% है क्या, पीसीवी या फिर हिमेटोक्रिट, मतलब उसके ब्लड के अंदर क्या है, 50% सॉरी 80% आपका क्या है, इसका जो वॉल्यूम है वो किसका है, आरबीसी का ही है। क्लियर है? यानी कि टोटल वॉल्यूम में 80% वॉल्यूम किसका है, आरबीसी का है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा हिमेटोक्रिट। अब देखिए इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं। इसकी जो इसके अंदर जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है, इसके अंदर जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है, उसके बारे में अगर हम बात करें कि भाई हिमेटोक्रिट की नॉर्मल रेंज क्या है, तो एक मेल के अंदर, एक अडल्ट मेल के अंदर ये होता है 42 टू 48%। ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 45%। क्लियर है? फीमेल में बात करें अगर, तो फीमेल में देखने को मिलता है थोड़ा सा कम, 38 टू 46%। ऑन एन एवरेज बोले तो 42%। अब क्वेश्चन आता है कि ये डिफरेंस क्यों, मेल में ज्यादा क्यों? तो मेल में ज्यादा होने के पीछे रीजन ये है कि मेल के अंदर क्या होता है, एक जो उनका एंड्रोजन है, ये जो उनका सेक्स हार्मोन है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है, या फिर रिलीज, या फिर आप बोल सकते हैं सिंथेसिस करता है, किसका, सिंथेसिस करता है इपो का। इपो बोले तो इरिथ्रोपोइटिन का। यानी ये टेस्टोस्टेरोन होता है जो क्या करता है, इपो का प्रोडक्शन या सिंथेसिस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, आरबीसी प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज भी हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। अगर ये जो आपका हम बोल सकते हैं कि जो हिमेटोक्रिट है, अगर 30% से भी क्या हो जाए, नीचे चला जाए, कितने परसेंट से नीचे, 30% से नीचे चला जाए, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एनीमिया की कंडीशन को। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एनीमिया की कंडीशन को। और अगर क्या हो 65% से ज्यादा हो जाए, यानी कि हिमेटोक्रिट कई बार ज्यादा भी हो जाता है, तो अगर 65% से ज्यादा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, यानी कि पॉलीसाइथीमिया बोले तो आरबीसी काउंट बढ़ गई है। तो अब ये जो पॉलीसाइथीमिया होता है जनरली,
ये इसका कोज क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया होने का कोज क्या है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला कोज देखने को यहाँ पे मिलता है वो होता है कि मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो का क्या हो गया, कैंसर हो गया है या फिर मैलिग्नेंसी हो गई। या फिर दूसरा कोज इसका हो सकता है क्या, कंडीशन, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या हुआ है, हाइपोक्सिया हुआ है, जिसके अंदर क्या हुआ है, हाइपोक्सिया हुआ है। मान लो कोई बंदा पहाड़ों पे चला गया, ठीक है, पहाड़ों पे चला गया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी को फील होगा कि यार ऑक्सीजन कम है, ठीक है, जिसकी वजह से इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा और उसके बहुत ज्यादा क्या होंगे, आरबीसी प्रोडक्शन हो जाएगा। और इस तरह से जब आरबीसी प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। अब ये पॉलीसाइथीमिया क्या है, बहुत बड़ा रिस्क है, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आरबीसी ज्यादा हो गई है तो बढ़िया बात है, ऐसा नहीं है। आरबीसी अगर बढ़ जाए तो दिक्कत है। तो रिस्क बढ़ जाते हैं किसके, ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क इंक्रीज हो जाता है ब्रेन स्ट्रोक का या फिर हार्ट अटैक का, हार्ट अटैक का। और ये चीज क्यों देखने को मिलती है, ब्रेन स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब हिमेटोक्रिट बढ़ गया है तो ब्लड क्या हो गया है, विस्कस हो गया है, गाढ़ा हो गया है, फ्लो उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, कि हम बोल सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ड्यू टू इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। इज इट क्लियर? और अब ये जब विस्कोसिटी बढ़ती तो कई बार क्या हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी हो सकता है। और ये थ्रोम्बस अगर कहीं पे भी अटक गया और ब्लड सप्लाई को रोक देगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, दिक्कत में आ सकती है। अब जब किसी दूसरे रीजन की वजह से क्या हो, पॉलीसाइथीमिया हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि भाई सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है। बट क्या होता है, कई बार बॉडी में खुद से ही क्या देखने को मिलता है, पॉलीसाइथीमिया देखने को मिल सकता है, यानी कि उससे हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। और प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया जो होता है, पॉलीसाइथीमिया जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है पॉलीसाइथीमिया वेरा के नाम से, पॉलीसाइथीमिया वेरा के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? अब एक सिचुएशन आती है क्या, आर्टिफिशियल पॉलीसाइथीमिया, आर्टिफिशियल पॉलीसाइथीमिया, यानी आप जानबूझ करके आपने क्या कर लिया है, अपनी आरबीसी को बढ़ा दिया है। तो अब आपको अगर जानबूझ के क्या करना है, आरबीसी को बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन इपो देना पड़ेगा। और भी इंजेक्शन इपो कौन यूज करता है, तो ये इंजेक्शन इपो जो यूज करते हैं वो एथलीट्स यूज करते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं। जैसे कि मान लो कोई रनर है, ठीक है, जो रनर है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसको चाहिए कि आरबीसी भी बहुत ज्यादा हो, तो वो क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन की इंजेक्शन लेते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जब आरबीसी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो टिश्यू तक क्या हो जाएगी, वो क्या है वहां पे ऑक्सीजन पहुंच जाएगी बहुत ज्यादा। तो जो एथलीट्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, इपो का इंजेक्शन लेकर के आरबीसी बढ़ा लेते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल पॉलीसाइथीमिया, जो कि एक तरह से लीगल प्रोसेस नहीं है। क्लियर है? अब देखिए आरबीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, आरबीसी में क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है क्या, हीमोग्लोबिन। कि बेचारे ये हीमोग्लोबिन नहीं होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। तो एक होता है हमारा क्या, हीमोग्लोबिन। तो अब ये जो हीमोग्लोबिन है, दो वर्ड से मिलकर के बना है, हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि हीम बोले तो आयरन और ग्लोबिन बोले तो ग्लोबिन प्रोटीन। क्लियर है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर हम बात करें इसके नॉर्मल वैल्यू की, तो जब एक बच्चा पैदा होता है बर्थ के टाइम पर उसका हीमोग्लोबिन कितना होता है, 8 बर्थ हीमोग्लोबिन कितना देखने को मिलता है, जनरली 25 ग्राम आपको क्या है, पर डीएल उसका हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। देन फिर एक अडल्ट मेल में कितना रह जाता है, ये 14 टू 16, एंड एक फीमेल में कितना, 12 टू 14। ये होता है क्या हमारा नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन का। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन को लेकर के, वो मैं एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बोल सकते हैं, अगर हम बात करें एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है, एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो हम बोल सकते हैं 280 मिलियन, 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स, 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होते हैं।
280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। उसके बाद ये जो होते हैं, ये जो है हीमोग्लोबिन, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, O2 कैरिंग पिगमेंट होता है, O2 कैरिंग पिगमेंट होता है। और जो आपका एक हीमोग्लोबिन होता है, जो एक हीमोग्लोबिन होता है कैरी कर सकता है कितने, 4 डाई ऑक्सीजन, यानी कि O2 के 4 मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर इसकी स्ट्रक्चर की, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन की जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग, बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, जो इस तरह से चेन देखने को मिल रही है, यहाँ पे इन चारों पे क्या अटैच्ड होता है, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस, और इसी Fe2 प्लस से कौन जुड़ता है, O2 जुड़ता है। इसी Fe2 प्लस से कौन जुड़ता है, O2 जुड़ता है। क्लियर है, तो ये क्या देखने को मिलता है आप लोगों को, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या होती है, जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिस जो रेड कलर देता है इसको, उसका नाम होता है क्या, पिगमेंट का नाम क्या होता है, पोरफायरिन। पोरफायरिन नाम क्या होता है उसका, पोरफायरिन। और इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको चेन्स देखने को मिलती हैं। स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलती है, वेरियस टाइप ऑफ चेन्स देखने को मिलती है। मेनली यहाँ पे 3 टाइप की चेन होती है, अल्फा चेन, बीटा चेन एंड गामा चेन। गामा चेन है ना, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है आई थिंक, है ना। तो इस तरह की 3 चेन देखने को मिलती है। तो अडल्ट के अंदर कौन कौन सी चेन है, तो अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर 2 तो कैसी चेन है, अल्फा चेन है। 2 तो कैसी है, अल्फा चेन है, और 2 तो क्या है, 2 बीटा चेन है। 2 क्या है, बीटा चेन। 2 तो क्या है, बीटा चेन। फिर पूछा जा सकता है किसके अंदर, फीटस के अंदर पूछा जा सकता है, फीटस के अंदर क्या मामला है। तो फीटस में भी 2 तो होती हैं आपकी अल्फा चेन, और 2 होती हैं आपकी गामा चेन। गामा चेन। तो ये होता है कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में इंपॉर्टेंट बात की, अल्फा चेन क्या है और गामा चेन कितनी कितनी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि भाई कितना ग्राम हीमोग्लोबिन क्या में, कितना आपका कितना आयरन है, क्या है। तो आपका 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसको कैरी करता है, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका 3.34 mg आयरन को क्या करता है, कैरी करता है। क्लियर है, यानी कि आप अगर बोले 100 ml ब्लड में, अगर आपसे कोई पूछे 100 ml ब्लड के अंदर कितना आयरन होता है, कितना आयरन होता है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल, हम 1 ग्राम के अंदर तो कितना होता है 3.34, 100 ml में कितना होगा, है ना, 100 ml ब्लड में आपका यहाँ पे कितना देखने को मिल सकता है। तो 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो हम ऑन एन एवरेज कंसीडर करते हैं अप्रोक्स 15 के आसपास, ऑन एन एवरेज कंसीडर करते हैं किसके, 15 के आसपास। तो 3.34 इंटू 15 करोगे तो अप्रोक्स कितना आएगा, 50 mg आयरन। कितना आएगा, 50 mg ऑफ आयरन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है किसके अंदर, एक 100 ml ब्लड के अंदर। क्लियर है। चलिए इसके हम बात करते हैं कि भाई इसका हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन या आगे फेट क्या है, इसका क्या आगे रिजल्ट है। तो डायग्राम के फॉर्म में देखिएगा, ये है भविष्य हीमोग्लोबिन का। यह है भविष्य किसका, एक हीमोग्लोबिन का। देखिए हीमोग्लोबिन आया, ये देखिए ब्लड के अंदर चल रहा है, और आपका हीमोग्लोबिन किससे होकर के निकला, स्प्लीन से होकर के निकला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर है, आरबीसी निकली इस ग्रेवयार्ड से,
और एक हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई, यहाँ पे अपने को मिल गई। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, ब्रेक होता है किसके अंदर, हीम के अंदर एंड ग्लोबिन के अंदर। किसके अंदर, हीम के अंदर एंड ग्लोबिन के अंदर। और आपका जो ये ग्लोबिन होता है, ठीक है, या ग्लोब्यूलिन, आप ग्लोबिन या ग्लोब्यूलिन बोल सकते हैं, ग्लोबिन या ग्लोब्यूलिन, ये किस में चला जाता है, ये आ जाता है काम आपके नेक्स्ट के अंदर, जो आपका जो अमाइनो एसिड के अंदर क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर, और नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हो जाता है, काम आ जाता है। ये देखिए अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा। ये तो चला गया, किसका काम हो गया, ग्लोबिन का। फिर बचा हमारा हीम। हीम में क्या होता है, हीम में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है क्या, आयरन। और ये आयरन का क्या फेट होता है, ये देख लीजिए, आयरन ट्रांसफेरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ स्टोर हो जाएगा और कुछ सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, रीयूज आ जाएगा। और फिर बच्चा आपका इसके अंदर जो पिगमेंट होता है, जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोरफायरिन जो पिगमेंट होता है, जो कि किसमें, बिलीवर्डिन, आप बोल सकते हैं पोरफायरिन जो पिगमेंट है वो आगे बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बिलीवर्डिन आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट या फिर आप बोल सकते हो अनकॉन्जुगेटेड क्या होता है, बिलुरुबिन होता है। ये कन्वर्ट होता है लीवर के अंदर, किसके अंदर, डायरेक्ट या फिर कॉन्जुगेट। और यही डायरेक्ट या कॉन्जुगेट आपका जो बिलुरुबिन है ये कहाँ पहुंचता है, ये आपके पास कहाँ पे पहुंच जाता है, बिलुरुबिन होता है, एंटर करता है इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ एंटर करता है, इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन के अंदर अब क्या होता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर जो बिलुरुबिन है ये कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन, या फिर आप बोल सकते हैं किसके अंदर, किसमें कन्वर्ट हुआ, यूरोबिलिनोजन में। और अब ये यूरोबिलिनोजन स्टूल एंड यूरिन को क्या देंगे, कलर प्रोवाइड करवाएंगे। यूरोबिलिनोजन किसमें कन्वर्ट हो गया, फिर आपका कुछ तो यूरोबिलिन के अंदर, किसमें, यूरोबिलिन के अंदर, जो कि किसको, यूरिन को कलर पिगमेंट देगा। और दूसरे किस में कन्वर्ट हो गया, स्टर्कोबिलिन के अंदर, स्टर्कोबिलिन के अंदर, जो कि किसको कलर देंगे, स्टूल को, जो को किसको कलर देंगे, स्टूल को। इज इट क्लियर। तो ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन का फेट होता है, या आप बोल सकते हैं उसका भविष्य, या वो किस तरह से क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। दो मिनट रुकिएगा, थोड़ा कैमरा का सेटिंग खराब हो गया है। क्लियर है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ऐसी मैं आशा करता हूं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो रिपीट करके फिर से देखिएगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा, इतने समझदार आप लोग हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप इसी के अंदर देखते हैं, एक ये भी एक टाइप का आप बोल सकते हैं क्या, ये भी एक टाइप का क्या है, आपका टेस्ट है, टेस्ट होता है, इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइटिक, एरिथ्रोसाइटिक साइटिक सेडिमेंटेशन, इरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ESR, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ESR। एक्चुअल में ये क्या होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं रेट होती है, रेट होती है आरबीसी सेटल डाउन की, आरबीसी सेटल डाउन की क्या होती है, रेट होती है। जब आप इस आरबीसी को किसके साथ कनेक्ट कर दें या किसके साथ जोड़ दें, हम जब इसके अंदर क्या मिक्स कर दें, आप बोल सकते हैं क्या, एंटी कोगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट। जब हम एंटी कोगुलेंट को मिक्स करके एक वर्टिकल ट्यूब के अंदर मिक्स करके उसको रख दें, और फिर वो 1 घंटे के अंदर क्या हो, कितना सेडिमेंट हो जाए, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको ESR को कैलकुलेट करते हैं। ये ESR एक तरह से हम बोलते हैं क्या, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट बोले तो ये किसी भी चीज का डायग्नोसिस नहीं करता है, ये किसी भी चीज का डायग्नोसिस नहीं करता है, बस ये एक तरह से क्या करता है, मार्कर होता है,
एक तरह से क्या होता है, ये मार्कर होता है किस चीज का, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन का, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन का। जब कभी भी आपको क्या देखने को मिले, ईएसआर इंक्रीज मिले, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इन्फ्लामेशन को। तो जस्ट ये एक इंडिकेशन देता है कि भैया बॉडी में इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है, डायग्नोसिस कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसको करते कैसे, इसको करने का तरीका ये क्या होता है कि इसमें हम लोग 1.6 ml तो क्या लेते हैं, 1.6 ml तो ब्लड लेते हैं, और 0.4 ml हम लोग लेते हैं एंटीकोगुलेंट। और एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज में लेते हैं, सोडियम सिट्रेट। एंटीकोगुलेंट कौन सा लेते हैं हम लोग, सोडियम सिट्रेट यूज में लेते हैं। किस रेशियो में, 1:4 के रेशियो में। उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 आवर तक का क्या करते हैं, 1 आवर जैसे ही हो जाता है ये मिक्स करने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं। तो जो मेल होता है उसके अंदर जो ईएसआर देखने को मिलती है वो 3 से 7 mm इन 1 आवर, इन 1 आवर देखने को मिलती है। और फीमेल में क्या देखने को मिलती है, 5 to 9 mm इन 1 आवर, इन 1 आवर। इसके पीछे रीजन क्यों है, क्योंकि देखो मेल में आरबीसी ज्यादा थी, ज्यादा जल्दी नीचे जाएगी, फीमेल में सॉरी कम थी, तो धीरे धीरे यहाँ क्या होगी, आप बोल सकते हो धीरे धीरे, यानी कि टाइम, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पे आपका जी 3 से 7 mm क्या है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको 1 घंटे में कम सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगा, बल्कि फीमेल में ज्यादा देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है भाई ईएसआर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या ईएसआर बढ़ इन्फेक्शन की कंडीशन में, क्योंकि बाकी की जो सेल्स है, जो साइटोकाइंस है, जो बहुत सारे और भी चीजें हैं वहां पे इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएंगी, बैक्टीरिया वगैरह, तो उससे क्या हो जाएगी, थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगी, और ये जो आपका बंच है, जो ग्राफ है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो ईएसआर का यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है, एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा ओवरव्यू हम लोगों ने इस पे ले लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में। देखिए ल्यूकोसाइट्स, या जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी, हम बात कर रहे हैं किसकी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल हमने पढ़ ली, डब्ल्यूबीसी या जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। और ये ल्यूकोसाइट्स आपको मैंने बता दिया 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, ग्रेन्युलोसाइट्स आगे पढ़ चुके हैं, और दूसरी एग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैं आपको इमेज फिर से बता देना चाहूंगा, एक बार फिर से मैं इमेज दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, ये बेसोफिल आपका, ये बेसोफिल आपका ग्रेन्युलोसाइट, ये बेसोफिल आपका ग्रेन्युलोसाइट, क्योंकि देखो डॉट डॉट है। आपका इयोसिनोफिल ये भी डॉट डॉट, न्यूट्रोफिल ये भी डॉट डॉट, ये दोनों, ये तीनों क्या हैं आपके, आप बोल सकते हैं क्या, एक तरह से ग्रेन्युलोसाइट्स, क्योंकि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। इन ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है, हम आपसे पूछा करें ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है, तो ये ग्रेन्यूल्स क्या कंटेंट करते हैं, ये लाइजोसोम्स, सॉरी हम बोल सकते हैं क्या, ये कुछ क्या करते हैं, एंजाइम को कैरी करके रखते हैं, एंजाइम को कैरी करते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रक्शन में काम आते हैं, या आप बोल सकते हैं डाइजेशन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेशन करते हैं, जो इसके अंदर ये आपके जो ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि इनका नाम किस बेसिस पे रखा गया है, इयोसिनोफिल का नाम इयोसिनोफिल क्यों है, बेसोफिल क्यों है, और न्यूट्रोफिल क्यों है। तो हम क्या करते हैं, जब इन सेल्स को लेते हैं, इन सेल्स के ऊपर क्या करते हैं, जब हम इन सेल्स के ऊपर क्या डालते हैं, जैसे मान लो इयोसिनोफिल की बात हो रही है कि इयोसिनोफिल नाम कैसे पड़ा, तो इयोसिनोफिल पे हम लोग देखेंगे, जैसे हमने क्या करा, हम लोगों ने इयोसिन डाई डाली, इयोसिन डाई डाली, और मिथाइलिन या मिथाइल ब्लू हमने डाइट डाली। ठीक है, तो इस सेल ने क्या किया, जो आपकी इयोसिनोफिल थी, तो इसने इयोसिन का क्या ले लिया, कलर, आप बोल सकते हैं इसने क्या करा, इयोसिन का यानी कि एसिड डाई का,
एसिड डाई का कलर लिया, इओसिन का डाई का कलर लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, रेड ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया, रेड ऑरेंज में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और इसका इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इस बेसिस पे इसका नाम क्या रख दिया गया, इओसिनोफिल। फिर आई हमारी बेसोफिल, फिर आई हमारी बेसोफिल, और बेसोफिल ने क्या किया, इसका तो कोई कलर नहीं लिया, लेकिन बेस यानी कि मेथाइलिन ब्लू का कलर ले लिया। हम बोल सकते हैं इसने क्या करा, बेस डाई का क्या करा, कलर ले लिया, और किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ब्लू पर्पल के अंदर। ब्लू पर्पल के अंदर इसका जो आपने जब स्लाइड देखा तो उसमें आपको देखने मिला, तो इसका नाम पड़ा क्या, बेसोफिल। ठीक है, इओसिनोफिल और बेसोफिल। फिर दोनों जब डाला गया, एक सेल ने क्या किया, दोनों का ही कलर ले लिया, जिसका नाम पड़ा क्या, जो कि क्या थी, न्यूट्रल थी, और उसका नाम पड़ गया क्या, न्यूट्रोफिल, जिसका नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रोफिल, जिसने दोनों ही डाइस का क्या ले लिया, कलर ले लिया, और कॉमन कलर बना क्या, वॉयलेट, वॉयलेट डाई बन गई। वॉयलेट कलर का क्या बना, यहाँ पे आपको जो स्लाइड के अंदर बैक्टीरिया ने वॉयलेट कलर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग इसकी क्या हुआ, नॉमेनक्लेचर हुआ। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें मोनोफेज की, मोनोफेज यहाँ पे दो टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, मोनोसाइट जो दो टाइप की है, एक तो है डेंड्रिकल सेल्स और मैक्रोफेजेस। ये क्या करती है, सीधा सेल्स को खाने का काम करती है। प्लेटलेट्स आपको पता है ये क्लोट करने के काम में आप लोगों के यूज आती हैं। ठीक है, उसके अलावा लिम्फोसाइट आपको पता है, लिम्फोसाइट भी क्या है, लिम्फोसाइट दो टाइप की होती हैं, और ये लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है आपको पता है सबको, बोन मेरो के अंदर। इनके बारे में हमने डिस्कस किया है CHN के टॉपिक के अंदर, एक है ना। लिम्फोसाइट दो हैं, एक है बी लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट। दोनों का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में, लेकिन बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ होता है, मैच्योरेशन बोन मेरो में ही होता है, बल्कि टी लिम्फोसाइट का कहां पे मैच्योरेशन होता है, थाइमस के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। दोनों का फॉर्मेशन बोन मेरो में, लेकिन मैच्योरेशन टी लिम्फोसाइट का थाइमस में, एंड बी लिम्फोसाइट का बोन मेरो के अंदर ही क्या देखने को मिलता है, मैच्योरेशन देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग टॉपिक देखेंगे क्या, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है WBC। हमने बात करी। हाँ, एक क्वेश्चन आता है इसमें, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो आपकी WBC है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, मैक्सिमम अमाउंट में कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, तो बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है। एलर्जिक कंडीशन में कौन होती है हमारी, इओसिनोफिल काम में आती है। बाकी ये लिम्फोसाइट्स के बारे में आपको इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा फिर से, और ऑलरेडी भी उसका वीडियो बना दिया गया, मैं लिंक वापस से शेयर कर दूंगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, टॉपिक जो हम लोगों को नेक्स्ट देखना है वो टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं हीमोपोइसिस, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। हीमोपोइसिस किस तरह से देखने को मिलता है, हीमोपोइसिस यानी कि सिंथेसिस ऑफ ब्लड। तो देखिए ब्लड सिंथेसिस की जो प्रोसेस एक डायग्रामेटिक वे में समझेंगे हम लोग। ये देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, इसको मैं जूम करके बनाऊंगा। चलिए ये देखिए, अगर हम इसके सेल्स के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, यानी कि हीमोपोइसिस की अगर हम लोग बात करें, तो हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस है, ये सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपकी जो स्टेम सेल्स होती है ना, जो यहाँ पे देखो ये मल्टी पोटेंशियल हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, ये कोई भी सेल का फॉर्मेशन कर सकती है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे जो ये स्टेम सेल है, या जिससे हमने बोला हीमोसाइटोब्लास्ट, ठीक है, ऐसी सेल जो क्या करेगी, आगे सेल्स का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। तो ये जो ये हीमोसाइटोब्लास्ट है, ये दो सेल्स में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। एक सेल होती है कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर सेल, और दूसरी होती है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल।
ठीक है। अब जो आपकी जो कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर सेल होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, वो बनाती है मेगा कैरियोसाइट। और ये मेगा कैरियोसाइट किसको बनाती है, थ्रोम्बोसाइट्स, या हम बोल सकते हैं जिसको प्लेटलेट्स। क्वेश्चन आता है प्लेटलेट्स की प्रीकर्सर सेल कौन है, तो आंसर करना है कि आपको मेगा कैरियोसाइट। उसके बाद इसमें इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा माइलोइड प्रोजेनेटर सेल से। मास्ट सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन है। माइलोब्लास्ट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और ये माइलोब्लास्ट प्रीकर्सर सेल है किसकी, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट्स की। या आप बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि WBC की जो प्रीकर्सर सेल है वो कौन है, आपकी माइलोब्लास्ट है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो आपकी कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल है वो किसके में कन्वर्ट हो जाती है, एक तो नेचुरल किलर सेल के अंदर, ठीक है। और जो उसके अलावा किसमें आपकी, आप बोल सकते हैं क्या, इसको अगर मैं छोटा करूं तो कोई बात नहीं, इसको अगर मैं आपको डायग्रामेटिक वे में दिखाता हूं फिर से एक और डायग्राम, ये देखिएगा, ये देखिए आपकी जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स ये कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, हम बोल सकते हैं टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स के अंदर। और ये बी लिम्फोसाइट्स आगे चल के क्या बनाती हैं, प्लाज्मा सेल। आगे हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, ये प्लाज्मा सेल आगे चल के क्या बनाती है, एंटीबॉडी वेरियस टाइप की, IgG, IgA, IgM और IgE एंड IgD। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि प्रीकर्सर सेल कौन सी है, तो प्रीकर्सर सेल का आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, स्पेशली प्लेटलेट की मेगा कैरियोसाइट है, WBC की आपकी माइलोब्लास्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स, यहाँ पे इरिथ्रोसाइट यानी कि RBC का भी फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि देखो चैप्टर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं पूछूं RBC की प्रिकर्सर सेल का नाम लिख लीजिए, क्वेश्चन क्योंकि यही बनते हैं, ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यही बनते हैं। RBC की प्रिकर्सर सेल का नाम लिख लो, रेटिक्युलोसाइट्स, रेटिक्युलोसाइट्स, प्रिकर्सर सेल ऑफ RBC। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों का यहाँ पे टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का ब्लड ग्रुपिंग आता है। लेकिन ब्लड ग्रुपिंग थोड़ा इतना मीन्स आप लोगों को सबको पता है मैक्सिमम चीजें कि भी ब्लड ग्रुपिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा वीडियो क्या लंबा हो रहा है, अपलोड करने में दिक्कत आएगी, तो एक बार मैं इस टॉपिक को स्किप कर रहा हूं क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग हम लोग एक बार फिर से जब पीडियाट्रिक पढ़ेंगे वहां पे भी देख सकते हैं, या जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे भी देख सकते हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट है आपका एक टॉपिक है, मैं उसको कवर करना चाहूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हीमोपोइसिस। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्या, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, अब देखिए हीमोपोइसिस का मीन्स क्या होता है, आप बोल सकते हैं क्या, स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग, स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग, स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए हमारी बॉडी क्या है, अलग अलग तरीके से क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। जो सबसे पहला रिस्पॉन्स आता है उसका नाम होता है क्या, वेस्क्युलर रिस्पॉन्स। और इस वेस्क्युलर रिस्पॉन्स में क्या होता है, इस वेस्कुलर रिस्पॉन्स में ये होता है कि जो आपकी जो जैसे ही क्या लगा ब्लड वेसल्स में क्या लगा, ब्लड वेसल्स जैसे ही क्या हुई, रप्चर हुई, कोई इंजरी यहां पे हुई, तो यहाँ की जो सर्कुलर मसल्स है, जो सर्कुलर मसल्स है, खुद की जो ब्लड वेसल्स की जो सर्कुलर मसल्स है वो क्या कर लेंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन कर लेंगी, वो क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन कर लेंगी। और कॉन्स्ट्रिक्शन करने से क्या होगा कि ब्लीडिंग कुछ हद तक क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। देन सेकंड यहां पे रिस्पॉन्स आता है क्या, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, यानी कि जो यहाँ पे आपका जो एरिया है जहां पे क्या हुई है, इंजरी हुई है, यहां पर क्या होगा कि प्लेटलेट्स आकर के क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएगी, और एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि वहां पे क्या कर लेगी, क्लॉट बना लेगी, या फिर प्लग बना लेगी, या ब्लड वेसल्स को क्या कर लेगी, वहां पे कवर करेगी, वहां पे जाकर के चिपक जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्लेटलेट प्लग
फॉर्मेशन। एंड देन तीसरा जो रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, तीसरा जो रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा वो होगा ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग या कोएगुलेशन, या कोएगुलेशन। ठीक है, तो ये यार सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हमने पढ़ना होता है किसके बारे में, ब्लड कोएगुलेशन के बारे में। तो ब्लड कोएगुलेशन में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना होता है किनके बारे में, क्लोटिंग फैक्टर। कुछ क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्लोट, ब्लड क्लोट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और यहाँ पे ये जो क्लोटिंग फैक्टर है दो पाथवे से काम करते हैं, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, कौन किस तरह से काम करता है, किस तरह से नहीं काम करता है, ये हम जरूर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में नहीं, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ट्रिकी वीडियो है क्योंकि, जिससे आप लोग क्या कर लेंगे, हिपेरिन, हिपेरिन यानी कि एंटीकोगुलेंट, सॉरी हाँ एंटीकोगुलेंट, वारफेरिन, विटामिन के जो कि इनके एंटीडोट्स हैं, प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट, इन सब के बारे में डिस्कशन मिलेगा आप लोगों को एक वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अलग से क्या होगा, वीडियो आपको मिलेगा, वीडियो का लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, ट्रिकी वे में, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे इसको नहीं करवा रहा हूँ। अभी फिलहाल देखिए कि हमारे बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। तो क्लोटिंग फैक्टर की अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो ये आपके मेनली 13 क्या है यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक एक नाम आप लोग याद में रख सकते हैं। आप लोगों को ट्रिक्स भी बहुत सारी यहाँ पे मिल जाएंगी नेट पे, कहीं पे ना कहीं पे। ठीक है, वो ट्रिक्स के थ्रू या जैसे भी है, और मेरी तरफ से अगर चाहे तो ना भी याद करें तो चलेगा, कि पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिजीज टू डिजीज क्या होगा, क्लोटिंग फैक्टर का हमारे पास काम आएगा। तो वहां पे ऑटोमेटिकली भी याद हो जाएंगे कि भाई कौन सी डिजीज में कौन से क्लोटिंग फैक्टर में दिक्कत आ रही है, तो वो कौन से नंबर का है। जनरली ये जो सीक्वेंस है ये इनके फाउंडर के बेसिस पे रखा गया, यानी कि कौन सा कब फाउंडर हुआ, यानी कि सबसे पहला क्लोटिंग फैक्टर कौन सा था, फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर कौन था, फिब्रिनोजन था। फिर प्रोथ्रोम्बिन फाउंड हुआ, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन मिला, फिर कैल्शियम मिला, फिर लेबाइल फैक्टर मिला। इस तरह कर करके क्या मिला आपको, सारे क्या मिले, क्लोटिंग फैक्टर। जो लास्ट मिला है वो आपको कौन सा मिला है, फिब्रिनेस। तो ये क्या है, हमारे सारे क्लोटिंग फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे हमारे ब्लड के क्लोट करने में काम आते हैं। क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हम क्लोटिंग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं तो वो किस तरह से एक्शन कर रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू। तो इनके बाद में, इनके बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो आप लोगों को कल या फिर परसों डेफिनेटली वो वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं कुछ क्लोटिंग के, कुछ टेस्ट होते हैं क्लोटिंग के। वो टेस्ट आई होप आप लोगों ने पढ़े होंगे, बट उनकी वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखा देता हूं। सबसे पहले होता है क्या, सीटी, सीटी, सीटी बोले तो क्लोटिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम। इसकी वैल्यू कितनी होती है क्लोटिंग टाइम की, तो इसको वैल्यू बोला जाता है अप्रोक्स 3 to 8 मिनट। और ये होता क्या है, तो ये क्या होता है, टाइम होता है जो कि क्या करता है, ब्लड लेता है। ठीक है, कहां से कहां तक में, तो ये होता है द टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लोट आफ्टर कलेक्टिंग फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड सीटी। ठीक है, क्लोटिंग में जितना टाइम लगा उसे हम बोलते हैं क्या, क्लोटिंग टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लीडिंग टाइम। सेकेंड नंबर में होता है क्या, ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है और इसका वैल्यू कितना होता है, तो ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, इट्स द टाइम इंटरवल फ्रॉम ऊजिंग ऑफ ब्लड, टाइम इंटरवल फ्रॉम ऊजिंग ऑफ ब्लड टू अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम ए स्मॉल वुंड और पिंक प्रिक। ठीक है, पिन प्रिक करने पर कितने टाइम में क्या होगा, ब्लड क्या है, ऊजिंग ब्लड हुई और वो कितने टाइम पे क्या हो गई, क्लॉट हो गई, उससे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ब्लीडिंग टाइम, यानी कितनी देर तक ब्लीडिंग चली। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो देखी जाती है कितनी, 1 to 3 मिनट, 1 to 3 मिनट क्या होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू देखने को मिलती है।
क्लियर है। उसके बाद में हम बात अगर करें, फिर आता है नेक्स्ट हमारा पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है? तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम आप बोल सकते हैं कि आप थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम को ऐड करने के बाद में ब्लड को क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है। क्लियर है। तो आप इसको बोल सकते हैं, जो इसकी वैल्यू होती है, होता क्या है, आपने बोला थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम को ऐड करने के बाद में उसको कितना टाइम लग रहा है क्लॉट होने में। तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कितना होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन इसका कितना होता है, 12 टू 15 सेकेंड्स। ये देखने को मिलता है कितना, 12 टू 15 सेकेंड। इज दैट क्लियर? उसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, एक एपीटीटी, आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, एपीटीटी। इसकी अगर हम नॉर्मल बात करें कि कितना होता है इसका टाइम ड्यूरेशन, तो वो आप याद में रख सकते हैं कि 25 टू 38 seconds. And our last one is INR. इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। इसका जो वैल्यू होता है वो देखने को मिलता है हम लोगों को क्या, 2 to 3.5। तो ये क्या है, कुछ वैल्यूज हैं, इनके बारे में डिटेल में हम लोग देखते रहेंगे, और भी जैसे जैसे डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब आपको काफी अच्छे से क्या होगा ये समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। काफी लंबा वीडियो हो गया है, बट कोई बात नहीं, स्टडी करते रहिए। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, बट शुरुआत में इसीलिए इसको मैंने इंक्लूड किया ताकि शुरुआत में हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंटरेस्ट बनता रहेगा, स्टडी करते रहिए कंटिन्यूअस। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो खान्स अकेडमी के इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू। फिर से मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स के साथ।